नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 28 अगस्त 2018 का है, सेकंड शिफ्ट का। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले के सभी शिफ्टों के पेपर अपन पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक भी नहीं देखे हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, उसमें किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है। ऑप्शन इधर रखा, तापदीप्त, पारद, नियोन, कार्बन या टंगस्टन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन लैंप। कौन सा लैंप प्रयुक्त होता है? नियोन लैंप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सन्नलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है। इनमें सन्नलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है? आरक जलाई, कुट्टित जलाई, प्रतिरोध जलाई, दाब युक्त ताप जलाई, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सन्नलयन जलाई का उदाहरण क्या है इनमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक जलाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तांबे की दो चादरों पर किलक लगाए जाते समय किलक प्राथमिक रूप से किसका बना होना चाहिए? सोना का, रजत का, एल्यूमिनियम का, तांबा का या निकल का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में किस प्रकार का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण फ्यूज प्रयुक्त किया जाता है? घर में सामान्य रूप से कौन सा फ्यूज प्रयोग में लिया जाता है? कार्ट्रिज फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, दरो प्रकार का फ्यूज या किटकेट प्रकार का फ्यूज या ब्लेड प्रकार का फ्यूज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में कौन सा फ्यूज प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किटकेट प्रकार का फ्यूज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्पीकर्स को बॉक्स में रखने का क्या उद्देश्य है? स्पीकर होते हैं, उनको बॉक्स में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है, स्पीकर को धूल से बचाना। बी दे रखा है, स्पीकर्स को दुर्घटना से बचाना। सी दे रखा है, ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्राप्त करना। डी दे रखा है, सहज संचालन की सुविधा देना। ई दे रखा है, स्पीकर्स को त्रुटि से बचाना। तो स्पीकर को बॉक्स में क्यों रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए स्पीकर को बॉक्स में रखा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? इनमें से हैमर का भाग कौन सा है? चिक, आई होल, हैंडल, फेस या इन सब। तो हैमर का भाग कौन सा है इनमें से? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिक भी हैमर का भाग होता है, आई होल भी भाग होता है, हैंडल भी होता है और पेस भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम आरक ऊर्जा का उत्पादन करता है? इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो सबसे कम आरक ऊर्जा का उत्पादन करता है? सादा तेल, न्यूनतम तेल, एयर ब्लास्ट, एयर ब्रेक या SF6। तो राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? एयर ब्लास्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से SWG के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता? तांबा को, एल्यूमिनियम को, टंगस्टन को, इस्पात को या रजत को। तो इनमें से SWG के इस्तेमाल से किस वायर को नहीं मापा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसका विशेष मिश्रण होता है? सोल्डर होता है वह किसका विशेष मिश्रण होता है? तांबा और कांसा का, टिन और सीसा का, तांबा और टिन का, टिन और फ्लक्स का या सोना और तांबा का। तो सोल्डर किसका मिश्रण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन और सीसा का। किसका मिश्रण होता है? टिन और सीसा का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर में टिन और सीसा का सबसे उचित अनुपात क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर में टिन और सीसा का सबसे उचित अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60% होता है टिन और 40% होता है सीसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 अनुपात
240। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य है? टिनिंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दे रखा है इसके ऊपर का इंसुलेशन हटाना, बी दे रखा है ऑक्साइड लेयर कटिंग कोटिंग साफ करना, सी दे रखा है इसके ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग लगाना, डी दे रखा है फ्लक्स की पतली कोटिंग लगाना, ई दे रखा है तार से धूल हटाना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य होता है? इसके ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग लगाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टर्मिनल्स बनाने के लिए साधारणतः किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? टिन का, इस्पात का, रजत का, टंगस्टन का या तांबा का? तो टर्मिनल्स बनाने के लिए किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जल ऊर्जा या इन सब से? तो विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है इनमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है, रासायनिक ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है, प्रकाश ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है, जल ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? आवेशों के गुणनन पर है, आवेशों के मध्य की दूरी पर है, आवेशित पदार्थ के प्रकार पर है, आवेश के तापमान पर है, या ए और बी दोनों? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेशों के गुणन पर भी और आवेशों के मध्य दूरी पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी अर्थात ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है? ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में अर्थात चालक में दरार है? ऑप्शन ए दे रखा है कम प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध, 1 मेगा ओम प्रतिरोध से कम, 1 ओम के बराबर प्रतिरोध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिरोध। क्या होता है? एक संवाहक में दरार होती है तो अनंत प्रतिरोध हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा तार की चालकता, बी दे रखा तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता, सी दे रखा तार का प्रतिरोध, डी दे रखा इंसुलेशन निरंतरता, ई दे रखा तार की धारिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भूरे, काले और भूरे रंगों की कोडिंग युक्त प्रतिरोधक का मान और सहिष्णुता निर्धारित कीजिए। अर्थात इसकी प्रतिरोधक सारणी से इनका मान बताना है, भूरे, काले और भूरे रंगों की कोडिंग का। तो दोस्तों ये प्रतिरोधकों के आधार पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप श्रेणी के जो उनकी सारणी दे रखी है उनके आधार पर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है? 190 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? 25 वाट, 60 वाट, 150 वाट, 200 वाट या 240 वाट? तो प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या होता है? आई आर के सीधे समानुपातिक होती है। ऑप्शन बी दे रखा आई आर के व्युत्क्रमानुपाती है, सी दे रखा आई बराबर आर होता है, डी दे रखा आर के बदलाव के बावजूद आई स्थिर है, ई दे रखा आई आर से मुक्त है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? धारा
प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होता है? अनुप्रयुक्त वोल्टेज के, अनुप्रयुक्त वोल्टेज का आधा, सी दे रखा है शून्य, डी दे रखा है अनुप्रस्थ प्रयुक्त वोल्टेज का 2 गुना, ई दे रखा है अनुप्रयुक्त वोल्टेज का 3 गुना। तो एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयुक्त वोल्टेज के। किसके बराबर होता है? अनुप्रयुक्त वोल्टेज के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है? इनमें से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है? पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, रियोस्टेट, मैग्नेटो रेजिस्टर, इन सब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है पोटेंशियोमीटर भी, थर्मिस्टर भी, रियोस्टेट भी व मैग्नेटो रेजिस्टर भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है? चुंबक के मध्य में, चुंबक के पोल्स पर, चुंबक के पोल्स और केंद्र के मध्य में, डी दे रखा चुंबक के पोल्स से दूर एक बिंदु पर, ई दे रखा चुंबक के चारों ओर। तो किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा चुंबक के पोल्स पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है? अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है धारणशीलता, बी दे रखा है चालकता, सी दे रखा है सापेक्षिकता, डी दे रखा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ई दे रखा है प्रतिरोधकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारणशीलता। किसी भी चुंबक को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता क्या कहा जाता है? धारणशीलता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ऑप्शन ए दे रखा है यह है एक प्रबल चुंबक बन जाता है, बी दे रखा है यह है एक निर्बल चुंबक बन जाता है, सी दे रखा है इसकी चुंबकीय शक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, डी दे रखा है यहाँ चुंबकीय गुणहीन हो जाता है, ई दे रखा है यहाँ क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कॉइल को किसके चारों ओर वाइंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है? ब्रास कोर, आयरन कोर, रबड़ कोर, प्लास्टिक कोर या ग्लास कोर। तो राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आयरन कोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइव उपकरणों के धातु के सभी कैसिंग का पृथ्वी के इलेक्ट्रोड सिस्टम में कनेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल, सर्किट, बॉन्डिंग, ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब टूटा हुआ सर्किट खालिस्तान का होता है तो जोड़ों पर चिंगारी बनना या स्पूलिंग बढ़ जाता है। कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, या तो ये या सी, या ई दे रखा है स्टेप अप सर्किट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्टिव। जब टूटा हुआ सर्किट इंडक्टिव का होता है तो जोड़ों पर चिंगारी बनना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रिले कनेक्शनों पर पाए जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ किस कारण होता है? कार्बन का जमा होना, धातु की वाष्प का संघनन, धूल का जमा होना, ए और बी दोनों, इधर का इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों रिले कनेक्शनों पर पाया जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ क्या किस कारण से होता है? धातु की वाष्प का संघनन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत, बी दे रखा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के समानांतर, सी दे रखा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के अनुरूप, डी दे रखा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं की स्पर्श रेखीय,
ई दे रखा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के क्षैतिज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए? चालक की गति का दिशा क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, माइल्ड स्टील या फिर टंगस्टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आर्मेचर कोर बनाने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन स्टील। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एसी, डीसी, ए और बी दोनों, प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में कम्यूटेटर में क्या होता है? स्लिप रिंग्स, आर्मेचर क्वाइल, पोल शू या बरसेज। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लिप रिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर्स की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है? प्रतिघात को कम करने के लिए, प्रतिघात को अधिक करने के लिए, रेडियो व्यतिकरण को अधिक करने के लिए, रेडियो व्यतिकरण को कम करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो कंडक्टर्स की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिघात को कम करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, अल्टरनेटर्स या डीसी मोटर्स। तो सिंचाई और घरेलू पंप सेट में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? इंडक्शन मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? स्क्विरल इंडक्शन मोटर होती है, उसके क्या लाभ है? ऑप्शन ए दे रखा है उच्च आरंभिक टॉर्क, बी दे रखा है स्पीड कंट्रोल करेक्ट स्टिक, सी दे रखा है मजबूती और रखरखाव में कम समस्याएं, डी दे रखा है सहज उपलब्धता, ई दे रखा है स्टार्ट करते समय उच्च करंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजबूती और रखरखाव में कम समस्याएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी आयरन कोर पर 60 फेरे लपेटे हुए क्वाइल का इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी है। यदि फेरों की संख्या दोगुनी हो जाए तो इंडक्टेंस का मान, नया मान क्या होगा? यदि क्वाइल का इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी है, यदि फेरों की संख्या को दोगुनी किया जाए तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इंडक्टेंस क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का 4 गुना कितना होगा? 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, पावर सप्लाई फिल्टर में, सी दे रखा है कम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में, डी दे रखा है लो पास फिल्टर में, ई दे रखा है मध्यम फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। तो एयर कोर कंडक्ट इंडक्टर का इस्तेमाल किस में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एसीएसआर का विस्तार क्या है? एसीएसआर होता है, उसका विस्तार क्या है? तो दोस्तों एसीएसआर का फुल फॉर्म बताना है तो फटाफट से बताइए एसीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड। क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस घटना को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है होलो इफेक्ट, कोर इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, होल इफेक्ट, ई दे रखा है सीबेक इफेक्ट। तो क्या कहा जाता है? उच्च आवृत्तियों पर चालक के सतह के साथ क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किन इफेक्ट। उसे क्या कहा जाता है? स्किन इफेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एल बराबर 1 हेनरी इंडक्टेंस का क्वाइल 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्टेज के एसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो कवाइल का करंट ज्ञात कीजिए। आई एल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आई एल। तो आई एल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? एक्स एल निकालना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? एक्स एल। तो एक्स एल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई एफ एल। क्या होगा? 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ एल निकालना है। तो निकालते हैं 2 गुणा ऐप का, फिर सॉरी पाई का मान कितना होता है? 3.14 गुना फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। एच का मान कितना, एल कितना दे रखा है? इंडक्टेंस 1 हेनरी, तो 1। जब इसको इसको गुणा करेंगे, इस इन संख्या को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 314। एक्सएल का मान कितना आ जाएगा? 314। तो एक्सएल अब ज्ञात करना है आई एल। क्या ज्ञात करना है? आई एल। आई एल बराबर होता है वी बटे एक्स एल। क्या होता है? वी बटे एक्स एल। तो वी का मान दे रखा है 220। कितना दे रखा है? 220 वोल्टेज बटे कितना आ जाएगा? एक्स एल 314। कितना आ जाएगा? 314। तो दोस्तों जब इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.700। आगे 6, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा है, किस में दे रखा है? मिली में। तो जब इनको जीरो हटाएंगे तो किस में आ जाएगा आंसर? 700 मिली एम्पियर। किस में आ जाएगा? 700 मिली एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? हेनरीज में, ओम में, एम्पियर में, वोल्ट में या फेरड में? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वह किस में मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हेनरी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दो 400 मिली हेनरी कॉइल L1 और L2 के कपलिंग के का गुणांक 0.3 के बराबर है, उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस अर्थात M का मान क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करना है। तो दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? M बराबर के L1 प्लस L2 का, सॉरी L गुणा L2 का अंडर रूड। अंडर रूड में क्या होगा? L1 गुणा L2। तो के का मान कितना दे रखा है? 0.3। L1 का मान 400 व L2 का मान भी 400। तो चलिए हल करते हैं। के का मान दे रखा है 0.3, तो 0.3 अंडर रूड में 400 गुणा 400 कितना हो जाएगा? 400 गुणा 400। जब इसको अंडर रूड को हटाएंगे तो 400 कट जाएगा, अर्थात दोनों संख्याएं समान होने पर एक कट जाएगी। क्या हो जाएगी? एक कट जाएगी। तो बचेगा क्या? 0.3 गुणा 400। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मिली हेनरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? 120 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा माध्यमिक आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर में खालिस्तान इस्तेमाल होता है, आयरन कोर, वायु कोर, फेरेट कोर, सिल्वर कोर या कॉपर कोर? तो माध्यमिक आवर्ती वाले ट्रांसफार्मर में क्या इस्तेमाल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरेट कोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को होना चाहिए सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन, बी दे रखा न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन, सी दे रखा 100% रेगुलेशन, डी दे रखा 1% रेगुलेशन, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0%, 1%, 2%, 100% या अनंत? तो ये किसी भी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग खालिस्तानी स्पेसिफाई करते हैं केवल सेकेंडरी वाइंडिंग से, केवल प्राइमरी वाइंडिंग से, टैप चेंजर में, ट्रांसफार्मर कोर में या ए और बी दोनों में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में स्पेसिफाई करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है प्रभावी अर्थिंग के लिए खालिस्तान का मिश्रण अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा हो। ऑप्शन ए दे रखा है सीमेंट, बी दे रखा है कार्बन, सी दे रखा है राख, डी दे रखा है कोल साल्ट, ई दे रखा है रेत। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कोल साल्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 200 वोल्टेज सप्लाई पर 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है, फटाफट से ज्ञात कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यहाँ वोल्टेज भी दे रखा है और पावर भी दे रखी है, तो वी का स्क्वायर बटे पी। क्या होगा? वी का स्क्वायर बटे पी। तो वी कितना दे रखा है? 200 वोल्टेज, तो 200 गुणा 200, 200 गुणा 200 बटा पी कितना है? 100। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। तो 200 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी कैपेसिटर के चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच संबंध क्या है? कैपेसिटर के क्यू बराबर वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच संबंध किस प्रकार से होता है? तो इसका ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है? इनमें से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है? पेपर कैपेसिटर, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, टेंटालम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या माइका कैपेसिटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंटालम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है और सभी दोस्तों को लाइक भी कर देना है। थैंक यू।